Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. तो जैसा कि हमारा वीकली जो प्लान होता है, आप उससे अच्छी तरह आगाह है कि हम पूरे वीक का जो हमने पढ़ा होता है, तो टेस्ट से एक दिन पहले हम उसका एक साइनॉप्सिस, एक वीकली साइनॉप्सिस दिया जाता है आपको। तो कोशिश की जाती है उसमें वो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं जो अनकॉमन हो, या वो कुछ टेक्निक्स जो आपको हेल्प आउट कर सके, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर वीकली टेस्ट बट ऑल्सो इन योर चैप्टर वाइज टेस्ट एंड योर फुल मॉक टेस्ट एंड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसमें आपको हम पॉइंट्स देने की कोशिश करते हैं। चूँकि अब इसमें नावल शुरू हो रहा है तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। आई होप आप इसे इंजॉय भी करोगे और इससे बेनिफिट भी लेंगे। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इनफैक्ट आपके लिए एक एडिशनल हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इसको एक दफ़ा सुन ज़रूर लें, हो सकता है कोई नई बात आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले रवायत के मुताबिक हम अपना जो अपकमिंग वीकली टेस्ट है, जो वीकली टेस्ट है हमारा, उसका सिलेबस कंटेंट्स को देखते हैं। तो इसमें जो सिलेबस नावल है, नावल का नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसे जेम्स हिल्टन ने लिखा है। जेम्स हिल्टन, आ टीचर्स सन। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूरी है कि एक टीचर का बेटा, मतलब जब जो बच्चा पढ़ रहा होता है जब नावल को, तो उसे लगता है इतनी इंट्रिकेसीज और डिटेल्स कैसे पता है, तो शायद ये शक पड़ता है कि राइटर टीचर रहा होगा। तो वो टीचर डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन टीचर घर में पैदा हुआ था, इसलिए उसे सारी जो टीचर और टीचिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, और बहुत ही खूबसूरती से उसने इसको डिटेल किया हुआ है। दूसरी चीज़, इसके चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर्स रखे गए हैं। हालांकि पहले जो चैप्टर्स है उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चैप्टर वाइज शुरू होने से पहले आपकी एक नेट प्रैक्टिस या रिहर्सल करवा दी जाए कि ज़्यादा कोर्स आ जाए तो उसको कवर कैसे करना है। लेकिन हमने उसको कवर करने की कोशिश की, आपका बैलेंस, कि हमने ईडियम्स 20 की बजाय इस दफ़ा 10 कर दिया है। सेट सी का ईडियम नंबर 8 to 17, ये आपका इसमें 10 में से पूछा जाएगा। और ट्रांसलेशन पैसेजेस जो अनसॉल्व पैराग्राफ्स हैं लर्नर से, वो हमने 5 की बजाय 3 कर दिए हैं, 36, 37 और 38। अब मैं सिनॉप्सिस पे आता हूँ चैप्टर 1 और 2, लेकिन मैं ओवरऑल नावल के बारे में बात करना चाहूँगा। फुल नेम है नावल का गुड बाय मिस्टर चिप्स। राइटर का नाम है जेम्स हिल्टन। जैसा कि अब भी मैंने आपको बताया कि जेम्स हिल्टन एक टीचर का बेटा था, और एक ऐसे घर में जिसमें टीचर, तो ज़ाहिर है उस घर में अगर डॉक्टर का घर है तो डॉक्टर्स की बातें होंगी, अगर एक CSB का घर है तो वहाँ पे वो मिलिट्री मैन का है तो फौजियों की बातें होंगी। इसी तरह ये बातें उसने डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी की थी एज ए स्टूडेंट, और उसने इसको प्रैक्टिकली देखा भी था, और बाप के तो असर से उसकी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी काफ़ी थी। इस वजह से वो टीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। एक और क्रेडिट जाता है इस नावल को, आप कम से कम मेरे जो रीडिंग एक्सपीरियंस तक उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में टीचर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर कोई ख़ास चीज़ अगर लिखी हुई है तो ये सिर्फ गुड बाय मिस्टर चिप्स है। ना तो इसके ऊपर कभी ड्रामास बनते हैं, ना इसको कोई फिल्म का हीरो पोर्ट्रे किया जाता है। ये एक्चुअल अगर इसको कहा जाए द मोस्ट अनसंग हीरोज़ ऑफ आवर सोसाइटी आर टीचर्स, तो वो ऐसा है। और जेम्स हिल्टन ने कोशिश की है एक एवरेज टाइप के टीचर को लेके उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करने की, और ये एट्रीब्यूशन तमाम टीचर्स को जाता है। इसका पूरा नाम मिस्टर चिपिंग था, और प्यार से उसे मिस्टर चिप्स बोलते थे। और मिस्टर चिप्स प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का। प्रोटैगनिस्ट मीन्स हीरो है। इस नावल के हीरो का नाम, फुल नेम है मिस्टर चिपिंग, और उसको मिस्टर चिप्स के नाम से पुकारा जाता है। इस नावल की अगर सिंध को देखें तो ये करैक्टर नावल के कैटेगरी में आता है, जिसमें करैक्टर पोर्ट्रेयल के ज़रिए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। और इसकी एक ख़ास बात है जिसकी वजह से जो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में
लिखा गया है, द शॉर्टेस्ट पीरियड में लिखा जाने वाला ये नावल है, विच वॉज रिटन ओनली इन 4 days। अच्छा, इसकी जो टेक्निक यूज़ की है, जो ख़ास बात आपने इसमें देखनी, देखिए कहानी और सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, मैं जिस ख़ास पॉइंट को बताना चाहता हूँ मैं उन्हीं को ही टच कर रहा हूँ। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ की गई है। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है? ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो रीडर होता है वो राइटर भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कहानी लिखी जाए तो ऐसा होता है वंस अपॉन अ टाइम, और वो पास्ट से फिर वाक़यात आगे आगे चलते रहते हैं। प्रेजेंट में है तो आगे चलेगी, फिर फ्यूचर में चली जाएगी। एट प्रेजेंट क्या है, कहीं पास्ट की अगर बात है तो वो वाज़ेह हो जाएगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो रीडर का दिमाग जो है आपके सामने प्रोटैगनिस्ट का रख दिया जाता है, या करैक्टर का दिमाग। अब आपके दिमाग में इस तरह चल रहा होता है, कभी प्रेजेंट की बात आ रही है, अचानक दिमाग पास्ट में चला जाता है, यहीं से कहीं फ्यूचर में चला जाता है। अगर कहानी को इस तरह पोर्ट्रे करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बोरिंग मैन्युस्क्रिप्ट बन जाता है। लेकिन इस टेक्निक के ज़रिए इसने बिल्कुल उसको बोरियत की तरफ भी नहीं जाने दिया और एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को भी अप्लाई किया। अब दोबारा इसके बारे में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो करैक्टर है अगर वो पास्ट के बारे में कोई बात बता रहा है, अचानक बात करता करता वो प्रेजेंट में आ जाएगा, यहाँ से फिर पास्ट में आ जाएगा, पास से अचानक कहीं फ्यूचर में चला जाएगा। वो साइमल्टेनियसली जैसे समर सॉल्टिंग करनी होती है ना, कलाबाजियाँ खाना, उसकी सोच यूँ समर सॉल्टिंग कर रही होती है। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप उसमें जब पढ़ रहे होते हो तो अचानक से आपको लगता है कि ये बात अब की हो रही है, पिछली हो रही। अब चूँकि जहाँ से नावल शुरू होता है तो मिसेस चिप्स वॉज लीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ एट मिसेस विकेट्स, तो अब वो आग के पास बैठता है और रिकॉल करता है चीज़ों को और मेमोरीज में जाता है और वो अपनी मेमोरीज में सारी बातें बता रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों में, फ्यूचर में तो वो नहीं जा रहा, या तो वो जिस जगह पर है वो पास्ट है तो वो उसका प्रेजेंट हुआ, गो के पास में लिखा गया, लेकिन उसे हम समझेंगे ये प्रेजेंट है। और फिर जब उसने पिछली बात को ये बतानी है तो वो पास्ट में जाती। अब वो कैसे पास्ट में जाता है, जो एकदम से प्रेजेंट में आ जाता है, पिछली बात बताता बताता फिर इधर प्रेजेंट में आएगा। तो इस तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बगैर किसी बाउंड्री की केयर किए हुए वापस आना जाना, इस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बोला जाता है। अब रीडर जो होता है ऐसे नावल में, ये राइटर का रोल भी, यानी अपने खुद अब वाक़यात को तरतीब देना होता है कि किस वाक़या को कहाँ पर रखना है। अब अगर मिसेस चिप्स का कुछ आगाज़ इस तरह हो रहा है कि वो रिटायर्ड है और अगर उसके फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसका जो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट है, हैविंग वेरी मीडियोकर एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, कोई ब्लूज़ एंड रेड्स उसके रैकेट में बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो एक मीडियोकर स्टूडेंट। अब वो जब जवानी थी, एम्बिशियस होते हैं सारे, उसके भी कुछ एम्बिशंस थी कि एटलीस्ट मैं किसी स्कूल का हेडमास्टर बनूंगा और कम से कम मैं किसी फर्स्ट रैंक स्कूल का डीन ज़रूर बनूंगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें ऐसी हो नहीं सकी, ये हुई भी बट उस जगह पे नहीं जैसे वो समझ रहा था कि किसी और में। चूँकि 1 साल उसने जब टीचिंग करियर का आगाज़ किया तो 1869 में उसने मलबरी पब्लिक स्कूल में 1 साल पढ़ाया और उसे 1 साल बाद छोड़ा, बिकॉज रीज़न यही बताई गई कि वहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई थी। तो रैगिंग होता है बड़ा, जो टीचर के साथ एक इंसल्टिंग वे में उसको टीज़ करना, एक लिमिट के हद तक तो ठीक है, लेकिन डेली की एक आदत बना लेना ये इंसल्ट में चला जाता है। तो ही वॉज सिंपली फेड अप विद दैट। उसने तो ये रीज़न बताई, लेकिन एक और रीज़न सामने आई कि वो क्लास डिसिप्लिन उसका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसके साथ रैगिंग होती थी और वो उसको डिसलाइक करता था। और वहाँ पे जो ब्रुकफील्ड में वैकेंसी आती है तो ये यहाँ पर पहला इंटरव्यू 1870 की गर्मियों में यानी उसने जुलाई में
इंटरव्यू देने आया 1870 में। तो उस वक्त जो हेडमास्टर था वॉज एन ओल्ड मैन, मिस्टर वैदर भाई। तो उसने उसका इंटरव्यू किया था और वो सिलेक्शन हुई, लेकिन बाकायदा क्लासेस सितंबर में शुरू होनी थी। तो जब वो दोबारा उसने ज्वाइन किया था टीचर प्रोफेशनली, तो उस वक्त मिस्टर वैदर भाई मौजूद नहीं था, बिकॉज वो तब भी बीमार था जब ये आया था और एक एज भी हो गई थी। तो ही पास्ड अवे ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब यहाँ से 1870 में उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उसने देखे, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी एनर्जी दी और बहुत सा नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाई और बहुत सारी मोहब्बतें भी समेटी। अगर उसने ब्रूकफील्ड को अपनी जवानी दी तो ब्रूकफील्ड ने भी उसको इन रिटर्न एक अनक्राउंड किंग ऑफ द टीचर्स का खिताब दिया कि जितने भी ओल्ड ब्रूकफील्ड के हवाले से डिनर्स होते या पार्टीज़ होती थी, वो सब का चीफ गेस्ट हमेशा मिस्टर चिप्स को लिया जाता था। मिस्टर चिप्स के बारे में दोबारा एक वीडियो, इसमें जो हीरो के काम कॉन्सेप्ट होता है कि हीरो थोड़ा द्यो मलाई किस्म की ताकतों का मालिक होता है, उसके अंदर को मैजिक बड़ा चॉकलेटी हो, क्रंच हो, बड़ा ताकतवर हो, कुछ इस तरह का। बट ऐसा नहीं है, ये कॉड हीरो की सूरत है जो कि एक एवरेज एबिलिटीज़ का एक एवरेज सा टीचर है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत पॉपुलर। रीज़न इज़ दैट वेरी जोली, वेरी फनी। और ये उसकी गुड नेचर और अफेक्शन और सिंसेरिटी थी जो जिसने उसको पॉपुलर किया। तो इसका जो टेन्योर बनता है तकरीबन इसने 43 इयर्स तक तो रेगुलर और बाद में 2 इयर्स में ला के 45 इयर्स इसे सर्व किया और रिटायर्ड होकर बिल्कुल स्कूल के सामने सड़क के पार मिसिस विकेट के यहाँ इसने किराए पे कमरा लिया और वहाँ रहने लगा और यूँ उसका ब्रूकफील्ड के साथ कनेक्शन जारी और सारी रहा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। स्टे ब्लेस्ड।